नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 6 की। और यह चैप्टर संबंधित है टर्शियरी एक्टिविटीज और क्वाटरनरी एक्टिविटीज से। तो तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप, इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं कि टर्शियरी एक्टिविटीज या तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, इनके प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, इसके साथ ही इसके एक भाग के रूप में समझेंगे ट्रेड और कॉमर्स को, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को, और जो और भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को समझेंगे जिनमें टूरिज्म और टूरिस्ट रीजन की बात करेंगे। साथ ही साथ क्वाटरनरी एक्टिविटीज की बात करेंगे, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचक क्रियाकलाप या जिसको क्वाइनरी एक्टिविटीज कहते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे डिजिटल डिवाइड के बारे में। तो ये सर्विस सेक्टर को प्रदर्शित करता है और सर्विसेज किस तरह से निचले सोपान से ऊपरी सोपान की तरफ मूव कर रही हैं, इसके बारे में चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्शियरी एक्टिविटीज होती क्या है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज सेवा क्षेत्र का ही एक भाग है और इसमें मनुष्य की जरूरत पड़ती है। और वो किस तरह के मनुष्य की जरूरत पड़ती है, वो स्किल्ड लेबर के रूप में हो या प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट के रूप में हो या फिर कंसल्टेंट के रूप में हो। तो जो भी सेवा प्रदाता समुदाय है वो स्किल्ड लेबर के रूप में वर्क करता है। इसको टर्शियरी या तृतीयक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने समझा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी के बाद टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा था कि जहाँ पे प्रकृति से हम कोई वस्तु सीधे प्राप्त करते हैं उनको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इसमें हंटिंग, गैदरिंग, कृषि कार्य, माइनिंग, फिशिंग, ये सारे एक्टिविटीज थे। और जो प्राथमिक क्रियाकलापों के प्रोडक्ट हैं उनका जब वैल्यू एडिंग किया गया उसको हमने कहा सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो प्राथमिक उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना ये सेकेंडरी एक्टिविटीज। और ये संभव क्यों है? क्योंकि टर्शियरी एक्टिविटीज के कारण। तो तृतीयक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप हैं, ऐसी सेवाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को ही उनकी इफिशियंसी बढ़ाने में, उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करते हैं। और तृतीय क्रियाकलापों में जो मुख्य क्रियाकलाप हैं या सर्विसेज हैं, व्यापार, ट्रांसपोर्ट या परिवहन, कम्युनिकेशन, संचार, और कुछ सेवाएं इससे जुड़ी हुई हैं जैसे बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, ये सब जुड़ी हुई हैं। तो इनको मिला के हम लोग कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप। तो सेवा क्षेत्र का एक भाग है तृतीय क्रियाकलाप। और सेवा क्षेत्र को जब हम विभाजित करते हैं तो वो इस चार्ट की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला डिवीजन है टर्शियरी एक्टिविटीज या तृतीय क्रियाकलाप, दूसरा इसमें है क्वाटरनरी एक्टिविटीज या चतुर्थक क्रियाकलाप, और पांचवा इसमें है क्वाइनरी एक्टिविटीज या पंचक क्रियाकलाप। तो पहले हम टर्शियरी एक्टिविटीज को समझते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज को जब डिवाइड करते हैं हम लोग, तो पहला ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा सर्विसेज। जब ट्रेड या कॉमर्स की बात करते हैं, जब व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार को हम लोग दो रूपों में रख सकते हैं। पहला है हमारा होलसेल ट्रेड, जहां पे अपेक्षाकृत कम दामों में वस्तुओं की बहुत ज़्यादा आपूर्ति की जाती है, खरीदारी की जाती है। और दूसरा है रिटेल ट्रेड, जहां सामान्यतया कीमतें थोड़ी ज़्यादा होती हैं होलसेल की तुलना में और कमोडिटी कम होती है। होलसेल को जब हम दो पार्ट में रखते हैं तो एक रखते हैं अर्बन और दूसरा रखते हैं रूरल। यानी होलसेल व्यापार की क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है और नगरीय क्षेत्रों में भी होती है। इसी तरह से जो रिटेल ट्रेड होता है इसको भी रखते हैं हम लोग नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। और नगरीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं चेन स्टोर, मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर में टेलीफोन से दे सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं। जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स की साइट है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। इसके साथ साथ कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स और पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानें हैं, वहाँ से भी वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। इसके साथ जब रूरल की बात करते हैं तो रूरल में भी पीरियाडिक मार्केट होते हैं, स्टोर्स होते हैं। इसके बाद स्ट्रीट वेंडिंग होती है जो गलियों में घूम घूम के सामान बेचते हैं, और पीडीएस की दुकानें होती हैं। तो पीरियाडिक मार्केट होती है बेसिकली जो हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन या एक हफ्ते में एक बार किसी भी पर्टिकुलर जगह पे लगाई जाती हैं। जो दूसरा क्रियाकलाप है टर्शियरी एक्टिविटी का, दैट इज ट्रांसपोर्ट, परिवहन। और इस परिवहन को हम लोग रख सकते हैं रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क
इसके बाद जल परिवहन। जल परिवहन में दो भाग हैं, एक है इनलैंड और दूसरा है ओशियानिक। तो इनलैंड जल परिवहन वहाँ पाया जाता है जहाँ स्थलीय भागों में नदियाँ हैं, झीलें हैं, जो इस तरह का रूट प्रोवाइड कराती हैं। और ओशियानिक रूट ऐसे हैं जहाँ पे समुद्री जहाज चलते हैं जो दूर दूर तक जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पैसेंजर सर्विस और दूसरा होता है कार्गो सर्विस या सामान ढुलाई के क्षेत्र। और इसी तरह से एयर ट्रांसपोर्ट को भी हम देख सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट या हवाई परिवहन या तो यात्रियों को ढोता है या तो सामान ढोता है। तो ये हमारा परिवहन का क्षेत्र हुआ। इसके साथ जो संचार है, संचार में हम देख सकते हैं कि परिवहन के जितने भी साधन हैं वो संचार के भाग हैं। इसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन, जो टेली मीन्स दूर दूर से जो कम्युनिकेशन किया जा सके, तो ये बाई टेलीफोन हो सकता है, और टेलीफोन लैंडलाइन हो सकता है, मोबाइल के रूप में हो सकता है। और तीसरा इसमें ऑडियो विजुअल है। तो ऑडियो विजुअल संचार में हम देख सकते हैं फिल्म्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है और प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया जो प्रिंटेड रूप में हमको सामान मिलता है, तो ये या तो न्यूज़पेपर हो सकता है या पत्रिकाएं हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं। जो सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड हैं, इन सर्विसेज में हम देख सकते हैं फाइनेंशियल बैंकिंग, इसके बाद इंश्योरेंस, बीमा का क्षेत्र, रियल इस्टेट या जो ज़मीन की खरीद और फरोख्त से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और साथ ही साथ पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज या तो व्यक्तिगत हो सकती हैं, प्राइवेट, या फिर सरकारी हो सकती हैं, और या फिर एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे दूसरे की, यानी क्वाटरनरी एक्टिविटीज की। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों की कार्यक्षमता को बढ़ा देती हैं। इसके दो रूप हैं, एक है इंफॉर्मेशन बेस्ड यानी सूचना के ऊपर आधारित, और दूसरा है R&D बेस्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो भी सूचना है या इसको हम कहें ज्ञान आधारित, तो ज्ञान आधारित क्रियाकलाप और अनुसंधान आधारित क्रियाकलाप, इन दोनों से ही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इवन चतुर्थक क्षेत्र ये मोर एफिशिएंट हो जाएंगे। कारण क्या है कि जब नई नई रिसर्चेज होंगी तो नई नई चीज़ें सामने आएंगी और उनकी कार्यक्षमता, उनकी कुशलता, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब इसमें जो पांचवा क्षेत्र है क्वाइनरी पंचक क्षेत्र, ये पंचक क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि इस बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट सर्विसेज होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट के लेवल पे। इसके बाद होता है कंसल्टेंसी की सर्विसेज और पॉलिसी का फार्मूलेशन। तो ये ऐसा क्षेत्र है पंचक क्षेत्र जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और इवन पंचक ये सबको प्रभावित करता है। क्योंकि जो भी कोई कंट्री हो, कोई कंपनी हो, वो पॉलिसी के फार्मूलेशन से ही प्रभावित होती है, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग की बॉडी होती है वो उस हिरार्की में सबसे उच्च स्तर पे होती है। अब इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इंडिया में एक बहुत ज़्यादा चर्चित था कृषि क्षेत्र में बीटी कॉटन यानी बीटी कपास, बीटी कपास का उत्पादन। तो बीटी कपास का उत्पादन जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र से, और बीटी कपास के उत्पादन के ऊपर निर्भर है वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो संबंधित है द्वितीय क्षेत्र से। अब इस वस्त्र उद्योग को या कपास को बोने के लिए बहुत सारे वित्तीय सुविधाओं की आवश्यकता होगी जो जुड़ा हुआ है तृतीय क्षेत्र से। लेकिन ये बीटी आया कैसे? बीटी बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थुरिंजाइसिस। इस बैक्टीरिया के जीन को कॉटन के बीजों के जीन से मिला के क्रॉसओवर कराया गया, एक संकर प्रजाति बनी जिसमें पेस्टिसाइड के गुण अपने आप आ गए। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा कि इसको यूज किया जाए, पर्यावरण फ्रेंडली है कि नहीं है कि कैसे है। तो बीटी कॉटन का ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्वाटरनरी एक्टिविटीज से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, अनुसंधान से। और बीटी कॉटन लगाया जाए या न लगाया जाए ये कोर्ट में भी गया, फाइनली सरकार ने इसमें फैसला लिया कि बीटी कॉटन की खेती की जाए। बीटी कॉटन में सारी ही एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज कपास की खेती करनी है, द्वितीयक एक्टिविटी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बीटी कॉटन को यूज करेगा, तृतीयक कार्यकलाप जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट ये सारे इंक्लूडेड हैं, चौथा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या नॉलेज बेस्ड है, और पांचवा गवर्नमेंट की परमिशन या पॉलिसी का फार्मूलेशन। तो ये सारा ही जुड़ा हुआ है आर्थिक क्रियाकलापों से, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे प्राइमरी एक्टिविटीज हो।
अब इसके साथ हम समझते हैं ट्रेड और कॉमर्स। तो ट्रेड या व्यापार बेसिकली वस्तुओं के बाइंग और सेलिंग से जुड़ा हुआ है, यानी वस्तुओं की खरीद होती है और बिक्री होती है। एक पक्ष विक्रित करेगा और दूसरा पक्ष खरीदेगा। और जहां पे भी ये होता है, या तो टाउनशिप हो या रूरल एरिया हो, इसको कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर या व्यापारिक केंद्र। और ये व्यापारिक केंद्र दो भागों में बांटे जा सकते हैं, रूरल और अर्बन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारिक केंद्र और नगरीय क्षेत्रों के व्यापारिक केंद्र। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारिक केंद्र होते हैं बेसिकली ये गांव ही होते हैं, और गांव क्या इसको कहिए अर्ध नगरीय रूपांतरित हो जाते हैं क्वासाई अर्बन सेंटर्स में, जो आसपास के गांवों को सेवा प्रदान करते हैं व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित। और यहाँ पे लगती हैं मंडियाँ। मंडी यानी कि वो होलसेल का सेंटर होता है, और बेसिकली ये कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन मंडियों में आसपास के गांव लाभान्वित होते हैं। और जहां पे रेगुलर मार्केट नहीं होते हैं वहां पे लगते हैं पीरियाडिक मार्केट, या इसको आवधिक बाजार कहते हैं। ये हफ्ते में 2 दिन या एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इस तरह से लगाए जाते हैं। और ये उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहां पे कोई रेगुलर मार्केट नहीं होता है। अब अर्बन मार्केट की जब बात करते हैं हम, जो नगरीय बाजारों की बात करते हैं, तो नगरीय बाजार बेसिकली इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विस पाई जाती हैं। और उन सर्विसेज में जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो उत्पादित सामान है, इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मार्केट मिलते हैं, जैसे लेबर का बाजार हुआ, हाउसिंग का, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट का। तो हर नगरीय क्षेत्र में पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के सामान मिलते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इन सामानों के साथ साथ नगरीय केंद्रों में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी होते हैं, जैसे कि टीचर्स हुए, वकील हुए, कंसल्टेंट हुए, डिफरेंट विधाओं के डॉक्टर्स हुए, ये सारे भी नगरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब ये 2 डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक होलसेल मंडी है रूरल एरिया में, जिसमें लोग लाते हैं अपना सामान रखते हैं, और सामान के साथ उन थोक मंडियों में लोग जाते हैं और अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। और ये एक बाजार है अर्बन सेंटर का। बड़े बड़े जो व्यापारिक नगर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, उनमें व्यापारिक केंद्र होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ पे हमको मिल रही हैं, तो जो भी हमारी आवश्यकता होगी हम यहाँ से खरीद सकते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में ही जब हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला पार्ट है रिटेल सेलिंग, या इसको कहते हैं फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार में उपभोक्ताओं तक वस्तुएं डायरेक्ट खरीद फरोख्त की जाती हैं। इसके बाद होता है होलसेल ट्रेडिंग। तो होलसेल ट्रेडिंग या जो थोक व्यापार होता है वो बहुत सारे रिटेल व्यापारियों को सामान मुहैया कराता है, और कंज्यूमर्स थोक व्यापारी से नहीं खरीदता, कंज्यूमर खरीदता है रिटेल ट्रेडर से। तो ये एक व्यापार का चेन है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर है जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हुआ, और मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को। बहुत सारे होलसेलर जुड़े रहते हैं उत्पादकों से, होलसेलर से जुड़े रहते हैं रिटेलर, और रिटेलर से वो आता है कंज्यूमर तक। तो ये हमारी व्यापार की चेन है। और एक मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे होलसेलर जुड़े होते हैं, एक होलसेलर से बहुत सारे रिटेलर जुड़े होते हैं, और एक रिटेलर से बहुत सारे कंज्यूमर्स जुड़े होते हैं। तो इस तरह से व्यापार का चक्र चलता रहता है। अब उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता के जो कोऑपरेटिव हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ये नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते रहते हैं। इसके साथ जो रिटेलर में ही 2 तरह के हम देख सकते हैं, एक को कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और दूसरा होता है चेन स्टोर। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंटल हेड होता है जो यहाँ मैन्युफैक्चरर से वस्तुएं मंगवा सकता है। तो जैसे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत में बिग बाजार था, जिसको रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है। तो इसको हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, कि जहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ की वस्तुएं बिकने के लिए मिल जाती हैं। चेन स्टोर कहते हैं ऐसे स्टोर को जो बहुत ही विशेषीकृत वस्तुओं को अपने व्यापार के लिए रखता है। जैसे एक उदाहरण है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एग्जाम्पल है चेन स्टोर का। और ये हम देख सकते हैं, ये है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट जैसे आप इन करते हैं तो आपको अपने ज़रूरत की लगभग सभी वस्तुएं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएंगी। लेकिन चेन स्टोर की जो वस्तुएं होती हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं,
उनमें कुछ ही वैरायटी होगी, लेकिन जो भी वैरायटी या जो भी वस्तुएं हम ढूंढते हैं वो सारे के सारे उस चेन स्टोर पे अवेलेबल होंगे। तो ये वर्तमान समय में डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, ये दोनों ही नगरीय व्यापार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब इनके बाद हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट को या परिवहन को। तो परिवहन क्या है? एक सर्विस है, एक फैसिलिटी है जो लोगों को, वस्तुओं को या निर्मित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पे भौतिक रूप से ले जाती है। और यह जो मनुष्य की बेसिक आवश्यकता है, बेसिक नीड्स ऑफ मोबिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता है, उसको ये पूरा करता है। और ये संगठित उद्योग है। परिवहन को हम 3 रूपों में माप सकते हैं। पहला है किलोमीटर दूरी या एक्चुअल जो डिस्टेंस होती है, ये वास्तविक दूरी है किसी रास्ते की लंबाई का। दूसरा होता है टाइम डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस में कितना समय लगता है ट्रेवल करने में, ऐसे भी मापते हैं। और तीसरा है कॉस्ट डिस्टेंस, लागत के रिफरेंस में इसको मापते हैं। तो परिवहन को 3 तरह से हम लोग मापते हैं: दूरी, लागत और समय। इसमें जो टाइम का डिस्टेंस है, उस टाइम डिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक वर्ड है आइसोक्रोन। तो आइसोक्रोन ऐसी रेखाओं को या ऐसे बिंदुओं को प्रदर्शित करता है जहां एक जगह से दूसरे जगह जाने में समान दूरी लगती हो। तो ये इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम। जैसे एक सेंटर है, एक सेंटर ए, यहाँ से हम विभिन्न दिशाओं में जाना चाहते हैं, तो जितनी दूरी होगी जहाँ पे जाने में बराबर समय लगेगा, इस दूरी को हम लोग कहते हैं आइसोक्रोन लाइन। कहीं भी जब परिवहन सेवाओं का विकास होता है तो वो एक नेटवर्क के रूप में विकसित होता है। और इस नेटवर्क में जैसे ये ए सेंटर है, ऐसे ही बी सेंटर है, ऐसे ही सी सेंटर है, या ये सारे नोड हैं, ये स्थान है जहां पे लोग परिवहन करते हैं, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ए से जुड़ा हुआ है सी, ए से जुड़ा हुआ है बी, सी से जुड़ा हुआ है बी। तो ये जो ए, बी और सी, ये केंद्र हैं, इनको नोड कहा जाता है, नोड या शीर्ष कहते हैं। और नोड में जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं लिंक। और ये लिंक जनरली रोडवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं। तो लिंक और नोड, इन सबके पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे एनवायरनमेंट को मिला दें तो इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। तो परिवहन विकसित होता है तो धीरे धीरे वो परिवहन जाल बना लेता है। और इस नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे नगर, बहुत सारे क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं? तो फैक्टर्स की जहां तक बात की जाए तो सबसे पहला फैक्टर है डिमांड। और डिमांड डिसाइड होता है पॉपुलेशन से। तो जितनी ही ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ ट्रांसपोर्ट की डिमांड उतनी ही अधिक होगी। तो ये सीधे सीधे डिसाइड होता है पॉपुलेशन के साइज से। अब दूसरा जो इसमें है वो रूट्स या रास्ते। रास्तों को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? तो पहला चीज लोकेशन ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। दूसरा इसमें इंडस्ट्रियल सेंटर और रॉ मटेरियल के सेंटर, ये डिसाइड करते हैं कि रास्ते कैसे होंगे। ये व्यापार का प्रतिरूप क्या है उन 2 शहरों में, 2 ग्रामीण क्षेत्रों में, या रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन के सेंटर के बीच। इसी तरह से लैंडस्केप का नेचर क्या है, किस तरह का लैंडस्केप है, और जलवायु किस तरह की है। और जलवायु के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे फंडिंग किस तरह की है। तो फंडिंग से ही रास्ते बनेंगे और वहां पे परिवहन की डिमांड बढ़ेगी। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे भारत में जम्मू एंड कश्मीर का रोड है, तो पहले क्या था कि जलवायु वहाँ की बहुत ज़्यादा हार्श थी, ठंडों में बर्फबारी होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे और परिवहन बहुत हद तक प्रभावित होता था। अब सरकार ने वहाँ पे फंडिंग की और बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है जो पर्वतों के अंदर अंदर नीचे से गई हैं, तो उनके ऊपर क्लाइमेट का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट के मोड में परिवर्तन आया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है कम्युनिकेशन या संचार। अब ये संचार क्या है? बेसिकली शब्दों का, मैसेज का, फैक्ट का, आइडियाज का ये ट्रांसमिशन है। यानी एक जगह से दूसरे जगह शब्द, विचार, मैसेज, फैक्ट्स, ये सारे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। और किस तरह से मूव करते हैं? जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क एफिशिएंट होगा वहाँ पे ये मूवमेंट और अधिक होगा। और वर्तमान में जब ये मोबाइल टेलीफोनी विकसित हुई है,
इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, सैटेलाइट्स का प्रयोग बढ़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है इसको करना। और कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है टेली कम्युनिकेशन। टेली मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी दूर दूर तक संचार किया जा सकता है। तो टेली मीन्स द डिस्टेंट लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही दूर और बहुत ही कम समय में जब हम संचार को कर सकते हैं, अपने मैसेज टेक्स्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। और ये जुड़ा हुआ है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी, उससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, ये कम्युनिकेशन और आसान हो गया, और अब वर्तमान में ये पूरी तरह से टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। टेली कम्युनिकेशन में जो मैसेज या संप्रेषण की स्पीड होती है वो बहुत ही अधिक है, और मात्र सेकेंडों में या सेकेंड के कुछ भाग में हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर ले रहे हैं। और टेली कम्युनिकेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये टेलीग्राफ था, मोर्स कोड था, टेलेक्स था, ये सारी चीज़ें अब प्राचीन होती जा रही हैं। तो टेलीग्राफ एक जगह से भेजते थे, दूसरी जगह जाता था। ऐसे ही टेलेक्स है, टेलेक्स को टेलीफोन एक्सचेंज सर्विसेज बोलते हैं। तो इसमें भी जो रिटर्न मैसेज होते थे वो विशेष प्रकार के डाक के लाइन पे भेजे जाते थे, वहाँ से वो फिर डिकोड होते थे। बेसिकली ये जो जलयान होते थे, जो पानी के जहाज होते थे, उनमें टेलेक्स का काफ़ी यूज किया जाता था। एक ऐसे ही संप्रेषण का माध्यम मोर्स कोड था। तो मोर्स कोड बेसिकली डॉट और डैश के माध्यम से, ये हम देख सकते हैं, ये कम्युनिकेट करने की प्रोसेस है। तो ये कोडिफाइड मैसेज होता था जो डिकोड होता था। और मोर्स कोड को अगर आप मूवी देखते हो तो एक मूवी है विवेगम, ये साउथ इंडियन मूवी है, और इसमें अजीत और विवेक ओबेरॉय और काजल अग्रवाल इन लोगों ने अभिनय किया हुआ है। तो उस मूवी में इस मोर्स कोड को दिखाया गया है कि वो कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी तरह से रेडियो, टेलीविज़न जो मास मीडिया के उदाहरण हैं, इसमें कोई भी समाचार हो, कोई भी पिक्चर हो, ये एक बहुत बड़े ऑडियंस को ये प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको मास मीडिया कहा जाता है। और न्यूज़पेपर है, ये पूरे वर्ल्ड के समाचार को एक जगह सेंड कर सकता है। इसी तरह से सैटेलाइट, तो सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा दूरी से पृथ्वी के बारे में लगभग सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, और इसको हम लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग। तो ये सूचना प्रसारण और इवन किसी भी वस्तु के बारे में नियोजन करने के बारे में एक बहुत ही प्रभावी टूल है। इस पर हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली जो इंटरनेट का यूज है या जो तकनीक का यूज है, इसने संचार की प्रणाली में बहुत ही ज़्यादा क्रांति ला दी है। अब हम आते हैं सर्विसेज के ऊपर। तो जो सर्विस है या जो सेवाएं हैं, ये कई सारी लेवल की होती हैं, और इसको अभी हमने देखा था टर्शियरी सेक्टर में, क्वाटरनरी सेक्टर में और क्वाइनरी सेक्टर में। इस सेवा क्षेत्र के कई रूप हैं, और इसको अभी हमने विभाजन में देखा था कि तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचक क्रियाकलाप। तो इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे लो ऑर्डर सर्विसेज, जैसे ग्रोसरी का शॉप है, लॉन्ड्री है, और बहुत ऊंचे स्तर की सेवाएं जैसे स्पेशलाइज्ड हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं और फिजिशियंस हैं। तो इन सेवाओं के भी कई सोपान हो सकते हैं, लो ऑर्डर की, हाई ऑर्डर की। अब इन सर्विसेज के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाईवे बनाना, ब्रिज बनाना, फायर फाइटिंग का, अग्निशमन का, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट, जो जनरली सरकार के द्वारा और बहुत सारी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इन सर्विसेज में ही जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ये हेल्थ केयर से संबंधित है, इंजीनियरिंग से संबंधित है, लॉ से संबंधित है, प्रबंधकीय कुशलता से संबंधित है। और इनकी लोकेशन ये डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू के ऊपर। जैसे उदाहरण के लिए जो रिक्रिएशनल या इंटरटेनमेंट की सर्विसेज होती हैं, ये बाजार के पास होती हैं, जैसे सिनेमा घर हुए, सिनेमा घर के साथ साथ जो मल्टीप्लेक्सेज हुए जहां लोगों को घूमने फिरने की जगह होती है, ये किसी नगरीय केंद्र के आसपास अवस्थित होते हैं। इसको सीबीडी कहा जाता है। जैसे कोई नगर है, तो जो नगर का बीच का व्यापारिक भाग होता है, जनरली ये बीच में ही होता है, तो इसको सीबीडी कहते हैं। और ये सीबीडी डिफरेंट डिफरेंट रूट से ये जुड़ा होता है, तो लोग उस नगर के केंद्र की तरफ आते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। और जनरली ये किसी शहर का सबसे महंगा भाग होता है। तो चूंकि ये रेस्टोरेंट हुए या मल्टीप्लेक्स हुए, यहाँ लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए ये अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ का। लेकिन जो गेम के मैदान हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्स,
तो गोल्फ कोर्स शहर से दूर अवस्थित होते हैं। कारण क्या है कि ज़मीनें सस्ती मिल जाती हैं और गोल्फ कोर्स के लिए बहुत अधिक ज़मीन चाहिए होगा। अब इन सेवाओं में ही बहुत सारी व्यक्तिगत सेवाएं हैं, जैसे कि घरेलू नौकर के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे, माली के तौर पे। तो ये सारे लोग बड़े बड़े शहरों के आसपास निकटवर्ती जो गांव होते हैं वहां से पर डे अप डाउन करते हैं शहरों में। और ऐसी जो भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ये जनरली अनस्किल्ड होते हैं और ये जनरली असंगठित होते हैं और अनस्किल्ड होते हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि मुंबई में डब्बा वाला ये टिफिन की सर्विस देता है और ये 2 लाख के आसपास के कस्टमर्स को पर डे सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक आदमी अनस्किल्ड लेबर ये टिफिन रख के टिफिन बैग ये लोगों को सर्व कर रहे हैं। सभी प्रकार की सोसाइटीज में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करती जाती है उसका बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज सर्विस सेक्टर से जुड़ जाता है। जब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके जीडीपी में कुल योगदान सबसे अधिक सर्विस सेक्टर का है और डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारी जनसंख्या सर्विस सेक्टर में जुड़ी हुई है। यदि इस सर्विस सेक्टर का कुछ चयनित अध्ययन किया जाए तो एक सर्विस है टूरिज्म, जिसको उद्योग का दर्जा प्राप्त है। और टूरिज्म बेसिकली रिक्रिएशनल पर्पज से कुछ समय के लिए कहीं पे भी ये ट्रेवल है और ये पूरे विश्व की सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, संख्या की दृष्टि से भी और जीडीपी में परसेंटेज की दृष्टि से भी। और टूरिज्म में आने जाने वालों के अलावा बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि होटल वगैरह जो एकोमोडेशन होता है उससे जुड़े लोग, खाना बनाने वाले लोग, परिवहन वाले लोग और एंटरटेनमेंट वाले लोग, दुकान वाले लोग। आप किसी भी टूरिस्ट सेंटर पे चले जाइए, हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी दुकानें जो वहाँ के लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं पाई जाती हैं। परिवहन की सुविधा के लिए कार से लेके ऑटो तक ये सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये सब लोग रोजगार से जुड़े हुए होते हैं पर्यटन उद्योग के कारण। संपूर्ण विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्यटकों की भरमार होती है और इसमें जैसे एक है उदाहरण भूमध्य सागर के तट, क्योंकि भूमध्य सागर के तट सर्दियों के समय में रिलेटिवली गर्म होते हैं। और इसके साथ साथ जो भारत का पश्चिमी तट है, मलेशिया के बीचेज हैं, ये सब टूरिस्ट के डेस्टिनेशन हैं। अब जो टूरिस्ट का डेस्टिनेशन होता है वो कुछ न कुछ टूरिस्ट के अट्रैक्शंस होते हैं, आकर्षण के केंद्र होते हैं। और इन आकर्षण केंद्रों को हम लोग 4 रूपों में रख सकते हैं। पहला है क्लाइमेट या जलवायु, तो जहाँ की जलवायु मॉडरेट हो, ठंडी में गर्म हो या गर्मियों में ठंडी हो, वहाँ पे लोग भ्रमण करने के लिए जाते हैं। दूसरा है लैंडस्केप, तो जो पर्वत हैं, सागरी के बीच हैं, सागर किनारे के, ये इस तरह से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तीसरा फैक्टर है हिस्ट्री एंड आर्ट, तो बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, बहुत सारे कलात्मक स्थल आकृतियां हैं जो कभी मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन वो बहुत ही बड़े टूरिस्ट के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। और साथ ही साथ संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कल्चर और इकोनॉमी, तो इन सबको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे ये पहला इमेज है, ये पहला इमेज शो करता है ये क्लाइमेट को। जैसे ये ठंडी जलवायु का क्षेत्र है और ठंडी जलवायु के कारण यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, तो बर्फ को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं और वहाँ स्केटिंग वगैरह और तमाम एक्टिविटीज होती हैं। ये दूसरा इमेज है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ की टोपोग्राफी बहुत शानदार है। यह महाराष्ट्र जिले के सतारा में ये प्रतापगढ़ का किला है। ये तो ये किला ही काफी खूबसूरत जगह पे बना हुआ है और यहाँ की टोपोग्राफी को हम देख सकते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। तो वो टोपोग्राफी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम करती है। अब तीसरा जो गोवा का ये हेरिटेज होम है, तो ये कल्चर को देखने के लिए, उस कल्चर को जीने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो आप ये जो कल्चरल होम्स हैं, हेरिटेज होम, यहाँ जाइए, रुकिए, जो चार्जेस होता है पे करिए। ये रोम का कॉलोसियम, तो ये एक ऐतिहासिक स्थलाकृति है, इसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं। ये हम देख सकते हैं बनारस के घाट हैं, ये इनका सांस्कृतिक महत्व एक अलग ही तरीके का है और संस्कृति के साथ साथ इसका ज्योग्राफिकल महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नदी के अपरदन को रोकने का एक मानवीय निर्माण कार्य है। ये ताजमहल, ये भी ऐतिहासिक, और ताजमहल को भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग देश विदेशों से सैलानी आते हैं। और इंडिया में बनारस पिछले साल यानी 2023-24 में सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला केंद्र रहा। इसने गोवा को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे पर्यटक
आकर्षित होते हैं। जब इस टूरिज्म को स्वास्थ्य से जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन, इसमें भारत का बहुत ही विशेष स्थान है। भारत में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ यहाँ आयुर्वेद, योगा, प्राणायाम, सिद्ध परंपरा, ये सब चिकित्सा की परंपरागत पद्धतियां रही हैं। तो इनके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा ही मेडिकल टूरिज्म का चलन बढ़ा है। भारत की नर्सें पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन नर्सिंग सिस्टम का पार्ट मानी जाती हैं। और हम डिस्कस करते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज या चतुर्थक क्रियाकलाप में हमने समझा था कि ये ज्ञान के कलेक्शन, प्रोडक्शन और प्रसारण में जुड़ी हुई एक्टिविटीज को प्रदर्शित करता है। इसमें अनुसंधान और विकास का क्षेत्र है और दूसरा है ज्ञान और तकनीक का क्षेत्र। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों ने प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है लोग प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को छोड़ के तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलापों पे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो विकसित देश हैं उनके में आधे से ज्यादा लोग ज्ञान आधारित उद्योगों में लगे हुए हैं। तो जो भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का मैनेजर, टैक्स का कंसल्टेंट, अकाउंटिंग का सेक्शन, ब्रोकरेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिशियन, ये सारी क्रियाकलाप ज्ञान आधारित हैं और इसको चतुर्थक क्रियाकलापों में हम रख सकते हैं। तो तृतीयक, चतुर्थक और इवन पंचक का भी एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक कंपनी अपने पूरे प्रोडक्शन लेवल में कुछ पार्ट कंपनी बी को आउटसोर्स कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई कंपनी अमेरिकन है लेकिन उसका कुछ सामान श्रम के सस्ता होने के कारण चीन में बना हुआ है या वियतनाम में बना हुआ है, तो ये वियतनाम या चाइना में बनने वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं आउटसोर्स या बाह्य स्रोतन। अब सबसे ऊंचे लेवल की एक्टिविटी दैट इज क्वाइनरी एक्टिविटीज। तो क्वाइनरी एक्टिविटी में क्या है कि पॉलिसी मेकिंग से ये जुड़ा हुआ है और यह एक्टिविटी जो न्यू आइडियाज हैं, डेटा का इंटरप्रिटेशन है और इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। और इसमें जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव, जो सीनियर लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, ये सारे सम्मिलित होते हैं जो नीति निर्माण और डिसीजन मेकिंग के पार्ट्स होते हैं। तो इन पंचक क्रियाओं में भी आउटसोर्सिंग होती है और ये आउटसोर्सिंग जब ज्ञान आधारित होती है तो इसको कहते हैं केपीओ, और इसके साथ जब बिजनेस प्रोसेस की होती है तो इसको कहते हैं बीपीओ। तो बीपीओ और केपीओ ये दोनों ही पंचक, चतुर्थक और तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। और तृतीयक, चतुर्थक और पंचक क्रियाओं में जो देश आगे बढ़े, जिन्होंने तकनीक को बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया, तो तकनीक को प्रयोग करने में कुछ देश पीछे रह गए। तो डिजिट मीन्स की जो तकनीक से जुड़ा हुआ हो, तो इसको कहते हैं हम लोग डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कुछ देश काफी आगे निकल गए, कुछ देश बहुत पीछे रह गए। और इसका प्रमुख कारण देशों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थितियों में अंतर रहा। तो डेवलप्ड कंट्रीज इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और डेवलपिंग कंट्री इसमें पीछे रह गए। तो इन कंट्रीज के बीच जो डिजिटली काफ़ी ज़्यादा अंतर आया उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और यह डिजिटल डिवाइड कंट्रीज के बीच में तो है ही, एक कंट्री के अंतर भी है, मतलब इंट्रा कंट्री के लेवल पे भी है। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं इंडिया को या रूस को, जिनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे डिजिटली लोग काफ़ी रिच हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे डिजिटली काफ़ी पीछे हैं। तो ये डिजिटल डिवाइड हम कंट्री के लेवल पे भी देख सकते हैं और कंट्री के अंदर भी देख सकते हैं। और ये डिजिटल डिवाइड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रदर्शित करता है, हमारी सुविधाओं को प्रदर्शित करता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।